बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से 3-4 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो आपसे शेयर करनी है, और ख़ासकर जो यस्टरडे एक अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक तो ये है कि नो मोर स्पॉन्सरशिप जो है प्रायोरिटी टू दी यूके नेशनल। एक तो ये इनकी अब लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि जी के स्पॉन्सरशिप जो है वो सिर्फ यूके बेस्ड लोगों को क्या दिया जाएगा, उस पर बात करेंगे। सेकंड, क्या स्पॉन्सरशिप जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और तीसरा, जो एप्लीकेशन जिनकी पेंडिंग्स हैं COS जो है क्यों उसमें डिले आ रहा है, जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है। बहुत से लोगों की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है इस वक्त, स्पॉन्सर लाइसेंस की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, या जो जिनका COS जो है वो उसमें डिले आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और सेकंड ये है कि ये जो केयर होम के हवाले से जो वीज़ाज़ हैं या जो कंपनीज़ हैं उनको अब फर्दर जो है ये एक डिपार्टमेंट है जी, केयर एंड क्वालिटी कमीशन जो है CQC जो है, उसकी परमिशन जो है उसको भी लाजम कर दिया गया है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे आज। और चलिए पहला पॉइंट जिस पे स्टार्ट करते हैं बात, वो ये है कि नो मोर स्पॉन्सरशिप प्रायोरिटी टू दी यूके नेशनल जो है टफर कंडीशन का जिसको नाम दिया गया है। उसमें यह है कि गवर्नमेंट और होम ऑफिस उनकी जानब से अब प्लानिंग ये है कि जिस तरह इसको, चलिए मैं सादा ज़ुबान में या आसान करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मिडल ईस्ट में सऊदी अरब में या जो है, चूँकि मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ सो इसलिए सऊदी अरब का नाम पहले निकला है। UAE में या बाकी कंट्रीज़ में आपको पता है कि उनके जो अपने नेशनल्स होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि जी कि आप सबसे पहले जो है जॉब क्रिएट करेंगे, वो आपके जो लोकल्स हैं उनके लिए जॉब क्रिएट होगी, और उसके बाद जो है आप फॉरेनर्स के लिए जॉब को देते हैं। ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी जो है अब यूके की ये है कि चूँकि लोकल जो हैं बहुत से लोग बेनिफिट्स के ऊपर हैं, शायद एक तो इनकी प्लानिंग ये है कि इससे जो बेनिफिट्स हैं उसको कट किया जाएगा। और सेकंड ये है कि बहुत से लोगों को जो सैलरी ऑफ़र की जाती थी उस पर लोकल्स जो हैं जो यूके बेस्ड हैं, अब इसमें लोकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सब ये नहीं है कि जो ब्रिटिश हैं या जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। इसमें तमाम लोग शामिल हैं जो यूके में रहते हैं, चाहे वो 2.5 साल के वीज़े पे हैं, 2.5 ईयर वीज़ा रूट पे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले हैं। एनीवन जो भी यूके के अंदर रहता है अपने लीगल स्टेटस के ऊपर है, जिनके पास काम की परमिशन है, ये उनके हवाले से बात है कि प्रायोरिटी जो है जो जो पहले ऑफ़र की जाएगी वो इनको दी जाएगी। लेट्स से मेरी एक कंपनी है यूके में, मैंने एक जॉब जो है वो क्रिएट की और मैंने कहा जी कि मुझे ऑफ़िस में अकाउंटेंट चाहिए, या मुझे ऑफ़िस में लीगल फील्ड के लिए काम चाहिए, या मेरी फैक्ट्री है मुझे कैशियर चाहिए, या मुझे क्लीनर चाहिए, या मतलब कोई भी मेरे जो कंपनी से रिलेटेड जॉब है वो चाहिए। उसके लिए ये है कि फ़र्स्ट मैं यूके बेस्ड जो है वो पर्सन जो है उसको हायर करूँगा, और अगर वो यूके बेस्ड मुझे नहीं कोई मिलता तो मुझे रीज़न देनी पड़ेगी, वजह देनी पड़ेगी कि जी कि मैंने जो है ये चौधरी साहब को जो है ये क्यों पाकिस्तान से मैं बुलवाना चाहता हूँ। मेरा ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ सदना पहले वजह पहले मुझे यूके बेस्ड मिस्टर माइकल को क्यों नहीं मैं जॉब दे सकता, मिस्टर ABC को मैं यूके से जॉब क्यों नहीं दे सकता। उसमें मुझे ये रीज़न देनी पड़ेगी ताकि जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट है पहले हम उसको ख़त्म करें, फिर उसके बाद जो है बाहर से किसी और को इनवाइट करेंगे या जॉब देंगे। अच्छा, सेकंड ये आ गया, ऑब्वियसली ये एक टफ़ फ़ैसले भी होंगे और इसमें सख्तियाँ भी आएंगी। अब सेकंड आ गया पॉइंट के जी कि क्या स्पॉन्सरशिप जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। स्पॉन्सरशिप टेक्निकली तौर पे ख़त्म तो नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद इससे स्पॉन्सरशिप में जो है वो डेफिनेट कमी आएगी। उसकी वजह ये है कि जब आप इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे, मेरी कंपनी है, मैं कह जी कि मैं अपना भनवैया नहीं सद सकता, अपने भाई को नहीं मैं बुलवा सकता। असल में तो आ जा के लोग ऐसे ज़ेर ज़बर करके, मसलन मेरी कंपनी है, मैं अपनी सखे भाई का वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता था। मैंने क्या किया, मैंने बहन का जो है वो
उसकी भाभी का, मतलब अपनी भाभी का वीज़ा अप्लाई कर दिया और उसको उसका डिपेंडेंट कर दिया। मैं अपनी बहन को नहीं बुलवा सकता, तो मैंने बहनोई के नाम का वीज़ा कर दिया। सो इस तरह के जो ट्रिक्स थे वो बहुत हुए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जड़ी ना जी बहुत सियानी हो गई है, वो बहुत अक्लमंद हो गए हैं, वो उनको समझ आ गई है कि लोग जो हैं वो बहुत तेज़ हैं। सो इसलिए ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं सो उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ फिर आती हैं। सो अब एक तो ये है कि क्या स्पॉन्सरशिप ख़त्म होने जा रही है, ख़त्म बाय लॉ डायरेक्टली वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लॉज के बाद, इस तरह की तब्दीलियाँ के बाद आप ही लोगों ने बाज आए हैं ना, खुद ही लोग बाज आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक और, चूँकि मुझे पता है आज की वीडियो के बाद जो मेरे अपने बहुत से क्लाइंट्स हैं उन्होंने जो है वो बेशुमार सवालात उनके दिमागों में आ जाएंगे। सो एक तो काइंडली 15 मार्च तक, 15 मार्च तक मुझसे कोई चीज़ पूछिएगा ना, वेट कीजिएगा। 15 मार्च को मैं वापस आऊँगा यूके, ऑफिस में बैठूंगा और उसके बाद जो है फिर आपसे बातें होंगी। सो अब जिन लोग, जो मेरे क्लाइंट्स हैं यहाँ वैसे भी जो हैं जिनकी एप्लीकेशन स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के हवाले से पेंडिंग है, उनका क्या बनेगा? उनका बिल्कुल नॉर्मल रही है। उसमें यह है कि जिन लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग है उसमें डिले है, उसमें जो एवरेज टाइम उन्होंने कहा था हम 8 से 12 वीक्स ले रहे हैं, 8 to 12 वीक्स, 3 मंथ्स, उसमें मज़ीद डिले है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लगेगा, लग रहा है इसमें। सो इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना किसी और वकील के पास है कुछ, और सवाए इसके कि आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें मेन ये है कि क्या वो होम ऑफिस वाले फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। और वो चूँकि इस तरह के लॉ में ये है कि वो बाज़ का तो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सो रिफ्यूज़ल डजंट मीन कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है तो उन ਤੁਹਾਡੀ छुट्टी हो गई है, कोई छुट्टी नहीं है। चूँकि उनका सिस्टम ऐसा है कि वो जैसे बाकी एप्लीकेशंस में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, आप फ़लाँ चीज़ दीजिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ना मांगें या मांगें। अगर मांगते हैं अच्छी बात है, नहीं मांगते तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है। सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको दोबारा से एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे, लेकिन दोबारा एप्लीकेशन के ऊपर वो वाला टाइम नहीं लगेगा जो आपकी इनिशियल एप्लीकेशन के ऊपर 3 महीने का या 2 महीने का लगा। अच्छा, अब इसमें ये आ गया एक और पॉइंट कि COS जो है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है, वो उसमें डिले क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है, पहले फरवरी में उन्होंने फ़ीसें बढ़ानी थी, जो बढ़ गई हैं, वो डिले था। फिर उसके बाद ये है कि बहुत सी कंपनीज़ वालों ने स्कैम्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो उस वजह से अभी वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। सो अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है, अगर आपका वीज़ा एप्लीकेशन जेन्युइन है, अगर आपकी तमाम चीज़ें जेन्युइन हैं, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें COS डिले है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नो में जाएगा। वो डेफिनेट वो इशू करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। हमें बहुत से COS जो थे हम 10 डेज़ में भी निकलते रहे हैं। अभी बहुत से हमारे अपने COS हैं, क्लाइंट्स के हैं, बाकी हैं, वो उसको 2 मंथ्स प्लस हो गए हैं। सो वेट में हैं। सो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए पैनिक होने के बजाय COS डिले है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस डिले है, तो वेट ही कीजिए। अच्छा, उसके बाद एक जो आज की इस वीडियो का जो अहम पार्ट्स है वो है जी कि अपडेट्स टू ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस एंड हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा जो है उसके हवाले से ये है कि अब जैसे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये 11 मार्च के बाद आप केयर होम के वीज़ाज़ के ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुलवा सकते हैं, ये क्लियर उन्होंने किया है। सेकंड जो अहम इम्पोर्टेंट चेंजेस है जो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि मैं शायद पहला बंदा ही हूँगा जो ये आपको अपडेट दे रहा हूँ। सो इसको अप्रिशिएट कीजिएगा कि मैं हर वक्त जो है यूके इमिग्रेशन लॉज, क्लाइंट्स और इन चीज़ों से एडिक्शन है मुझे, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ। सो उसमें अब ये है कि 11 मार्च के बाद डिपेंडेंट्स को तो आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो 11 मार्च के बाद जो केयर होम कंपनीज़ या बाकी जो है अपना स्पॉन्सर लाइसेंस जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए होम ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स ये किए हैं कि ऑल मेडिकल एंड केयर कंपनीज़ जो हैं विशिंग टू जो स्पॉन्सर समवन मस्ट रजिस्टर्ड, मस्ट का वर्ड उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि मस्ट रजिस्टर्ड विद एक डिपार्टमेंट है जी, उसका नाम है द केयर एंड क्वालिटी कमीशन जो है, केयर एंड क्वालिटी कमीशन जो है, CQC का नाम दिया गया है। वहाँ से जो है आप उस कंपनीज़ को रजिस्टर्ड करना जो है वो लाजमी है। सो अगर एक बंदे की केयर कंपनी है, केयर होम कंपनी है, और वो कह रहा है जी कि मैं आपको जॉब दूंगा या मुझे पैसे दे दीजिए या फ़लाँ कीजिए या दिस एंड डैट कीजिए, सबसे पहले तो ये बाइंग एंड सेलिंग वीज़ाज़ जो है ये क्राइम है और उस पर गवर्नमेंट अब सख्ती से निपट रही है और आगे फ्यूचर में निपटेगी।
अच्छा, फिर उसके बाद बादल, अब CQC से जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट कर दी गई है 11 मार्च के बाद। फ़िलहाल ये वाला कानून जो है वो सिर्फ इंग्लैंड में लागू है जी, बाकी यूके के ऊपर अभी उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन क्लियर लॉ ये है कि अगर आप कोई केयर होम कंपनीज़ या इस तरह की कोई चीज़ों को देखें तो सबसे पहले जो है CQC जो है उनकी वेबसाइट पे जाइए। मैनू ना पूछने लग पियो जी ऐसी वेबसाइट कितों लभनी है, वो खुद ही आपका काम है जी, मेरा काम है सर लॉ को आपको बताना। सो क्वालिटी केयर कमीशन जो है CQC, उसको आप उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वो जो कंपनी है जो भी आपको ऑफ़र कर रही है या जेन्युइन जॉब है जो भी आपका, सो उस कंपनी का आप नाम डालेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी जो है CQC से रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड है सो दैट्स मीन कि वो एलिजिबल हैं आपको वीज़ा ऑफ़र करने के लिए, उनके पास चूँकि स्पॉन्सरशिप है और वो आपको वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं जी। ये थी जी आज की अपडेट। और मैं मुझसे मिलना चाहें तो ऑफ़िस अपॉइंटमेंट जो है वो 15 मार्च के बाद जो है 15 मार्च के बाद अवेलेबल है जी। आप 15 मार्च के बाद ब्रैडफर्ड ऑफिस में आ सकते हैं। लेकिन जो फ़ोन कंसल्टेशन है अर्जेंट केसेस में, अगर आप समझते हैं कि आपको अर्जेंसी है, जैसे अभी मैं ओबियसली यहाँ पे अब कल से उम्रा के लिए निकलूँगा और नीयत और सारी चीज़ें जो हैं वो कल से स्टार्ट होंगी। लेकिन उसके बावजूद जो अर्जेंट केसेस हैं उसके लिए जो है फ़ोन अपॉइंटमेंट जो है वो मैं स्टिल ऑब्वियसली मैं दूंगा जी, यहाँ से भी मैं करूँगा। इबादत का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे इबादत करते हैं, आप नहाते भी हैं, आप वॉशरूम भी जाते हैं, आप बाकी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, खाना भी खाते हैं। सो इस तरह जो अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स हैं मैं वो भी लूँगा जी। और मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। सो इंशाल्लाह 15 मार्च के बाद फ़ेस टू फेस मुलाकात है, लेकिन फ़ोन के ऊपर ऑब्वियसली मैं अवेलेबल हूँ। और सेकंड ये है, बहुत से जो मेरे ये दोस्त हैं यहाँ पे, हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो मैसेज करते हैं, गुड विशेस भी करते हैं, सवालात भी करते हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है जी। सो मुझे अपनी इसी तरह मोहब्बतों में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा कि टेक केयर, खुदा हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।